ओके, सेकंड वाला पैराग्राफ पढ़ो, वो तो पढ़ा चुकी हूँ। ज्ञान हमेशा से समृद्ध, वहां से पढ़ो। ज्ञान हमेशा समृद्ध और ताकत है सत रहे हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में ज्ञान की प्राप्ति पर जोर दिया जाता है रहा है। भारत में तो प्राप्ति पर जोर ज्ञान दिया ही जाता है। अपन प्राप्ति पर जोर दिया जाता है। भारत में तो ज्ञान को आपस में बांटने की संस्कृति रही है और इसके लिए गुरु शिष्य परंपरा के अलावा पड़ोसी देशों से नालंदा तथा ज्ञान के नालंदा। अन्य केंद्रों नालंदा तथा ज्ञान के अन्य केंद्रों की प्रख्याति से प्रभावित होकर यह आए। प्रतियों के जरिए इसके जरिए प्रचार प्रचार प्रसार की भी परंपरा रही है। भारत कहीं कहीं प्राकृतिक तथा प्रतिष्ठा क्या होगा प्रतिस्पर्धात्मक प्रतिस्पर्धा आगे पढ़ो। दृष्टि से कोई मायने में लाभ की स्थिति में है, लेकिन ऐसे क्षेत्र अलग अलग हैं और उनके बारे में पर्याप्त जागरूकता भी नहीं है। पिछली शताब्दी के दौर में या पिछली शताब्दी के दौरान, मैं पढ़ रही हूँ, अब समझना, या ठीक है? पिछली शताब्दी के दौरान यह विश्व मानव सम आधारित कृषि समाज में न रहकर औद्योगिक समाज बन गया है, जिसमें प्रौद्योगिकी, पूंजी तथा श्रम का प्रबंध ही प्रतिष्ठात्मक लाभ दिला सकता है। 21वीं शताब्दी में एक नए समाज का उदय हो रहा है, जिसमें पूंजी और श्रम की बजाय ज्ञान ही प्राथमिक उत्पादन संसाधन है। पहले से मौजूद ज्ञान के इस आधार का कुशल इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रगति के अनेक संकेतों के रूप में पूंजी पैदा कर सकता है। विभिन्न क्षेत्रों में हुई उन्नति का लाभ उठाते हुए कौशल और उत्पादक को बढ़ाकर ज्ञान रूपी ढांचागत तंत्र का निर्माण तथा उसका रख रखाव ही इस समाज की समृद्धि बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। कोई देश ज्ञानवान समाज की कसौटी पर खरा उतरता है या नहीं, इसका पता इस प्रकार लगाया जा सकता है कि वह ज्ञान के सर्जन और इसके उचित इस्तेमाल के क्षेत्र में कैसा कार्य कर रहा है। यहाँ पर विकसित भारत का स्वप्न, जिसमें डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने इस पैराग्राफ में बताया है कि ज्ञान हमेशा से समृद्ध, और समृद्ध का मतलब होता है संपन्न, और ताकत का अनोखा स्रोत रहा है। अनोखा, ठीक है, ताकत का स्रोत रहा है। और इसी कारण से दुनिया भर में ज्ञान के प्रति बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। तभी आप लोग को सभी बोलते हैं कि पढ़िए लिखिए, ठीक है, ताकि आप कुछ बन सकिए। भारत में ज्ञान को आपस में बांटने की संस्कृति हमेशा से ही रही है। गुरु शिष्य परंपरा के अलावा यहाँ पे नालंदा तथा ज्ञान के बहुत सारे केंद्र जो कि प्रसिद्ध है। ख्याति का मतलब प्रसिद्ध होना, प्रसिद्धि प्राप्त करना। प्रसिद्धि से प्रभावित होकर यहाँ आए यात्रियों के जरिए इनके प्रचार प्रसार की परंपरा रही है। इसमें इस पैराग्राफ डिजाइन में बता रहे हैं कि यहाँ पे भारत देश में जो है वो गुरु शिष्य की परंपरा पुराने समय से ही रही है। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा होगा रामायण महाभारत, इसमें गुरु शिष्य की परंपरा रही है। गुरु शिष्य की परंपरा से तात्पर्य यह है कि शिष्य जो है वो गुरु के आश्रम में जाकर पढ़ा करते थे, और गुरु जो है वो अपने ज्ञान को शिष्यों को बांटा करते थे। वो परंपरा आज भी निभाई जाती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि आजकल के विद्यार्थी जो है वो शिष्य के गुरु के आश्रम में नहीं रहते हैं, वो विद्यालय में जाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे हमारे देश में पुराने समय में एक
ज्ञान का केंद्र जिसे नालंदा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, जिसे अंग्रेजों के द्वारा जला दिया गया है, वह बहुत ही ज्यादा विश्व प्रसिद्ध था। उस समय उसे प्रसिद्धि प्राप्त थी और यहाँ पे जो बाहर देश से जो यात्री आते थे वो यात्रा करते समय यहाँ के ज्ञान से प्रभावित होकर इसका प्रचार प्रसार करते थे। इसके बाद लिख रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम, भारत यही कहीं प्राकृतिक तथा प्रतिस्पर्धात्मक, प्रतिस्पर्धात्मक का मतलब होता है प्रतियोगिता। भारत जो है कहीं कहीं प्राकृतिक तथा प्रतियोगितात्मक दृष्टि से कई मायने में लाभ की स्थिति में है, लेकिन ऐसे अलग थलग बहुत सारे क्षेत्र हैं उनके बारे में पर्याप्त जागरूकता बिल्कुल भी नहीं है, ऐसा वह लिख रहे हैं। पिछली शताब्दी के दौरान यह विश्व मानव श्रम आधारित कृषि समाज न रहकर औद्योगिक समाज बन गया। यहाँ पर पिछले समय में, पुराने समय में हमारे देश को कहा जाता था कृषि प्रधान देश। अभी भी कहते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं कहा जाता है। हमारा देश जो है वो कृषि प्रधान देश है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खेती किसानी के काम पर बहुत ज्यादा जोर दिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए कृषि प्रधान देश यहाँ इसे कहा जाता है। लेकिन कृषि प्रधान देश ना होकर यह समाज कैसा हो गया है? औद्योगिक। औद्योगिक का मतलब उद्योग से संबंधित कार्य भी बहुत ज्यादा विकसित हो गया है। इस वजह से ये औद्योगिक समाज बन गया है, जिसमें पूंजी, पूंजी का मतलब पैसा और तथा श्रम, श्रम का मतलब होता है कार्य। पैसा और श्रम दोनों ही निवेश करके हम प्रतियोगिता करते हैं और प्रतियोगिता से हमें क्या मिलता है? लाभ मिलता है। 21वीं सदी में एक ऐसे समाज का उदय हो रहा है जिसमें पूंजी और श्रम की बजाय ज्ञान की प्राथमिकता उत्पादन संसाधन है। मतलब हम ऐसे समाज में 21वीं सदी में रह रहे हैं जिसमें पूंजी और श्रम को तो महत्व दिया ही जाता है, लेकिन ज्ञान को भी बहुत अत्यधिक महत्व दिया जाता है। सभी लोग ज्ञान का लाभ उठाते हैं। पहले से मौजूद ज्ञान के साधार का कुशल इस्तेमाल हमारे लिए बेहतर स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रगति के अन्य संकेतों के रूप में पूंजी पैदा कर सकता है। हमारे पास जो पहले से ज्ञान मौजूद है उसके आधार पर हम क्या कर सकते हैं? उसका इस्तेमाल करके बेहतर स्वास्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं और प्रगति मतलब आगे बढ़ने के लिए अन्य संकेतों के रूप में हमारे पास पूंजी, पूंजी का मतलब हम रुपए कमा सकते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में हुई उन्नति का लाभ उठाते हुए, मतलब और भी अन्य क्षेत्र जो हैं उन सभी क्षेत्रों में हमें लाभ होता है, हमारे देश को लाभ होता है। मतलब देश को भी लाभ होता है और जो व्यापार करते हैं, जो सामाजिक कार्य करते हैं, जो समाज के उद्यान में कार्यरत रहते हैं या फिर अपना पूंजी निवेश करते हैं, श्रम करते हैं, उन्हें हर तरह से लाभ प्राप्त होता है। तो उन लाभ को उठाते हुए कौशल और उत्पादक को बढ़ाकर ज्ञान रूपी ढांचागत तंत्र का निर्माण तथा उस रखरखाव की समाज की समृद्धि बढ़ाने में प्रमुख भूमिका निभा सकते हैं। मतलब उन सभी चीजों से हम क्या कर सकते हैं? नए कार्य को स्टार्ट कर सकते हैं, उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं और इसी तरह से ज्ञान रूपी ढांचा तंत्र का हम क्या कर सकते हैं? निर्माण कर सकते हैं, उसका रखरखाव कर सकते हैं, जिससे हमारे समाज की समृद्धि में क्या होगी? बढ़ोतरी होगी। कोई देश ज्ञानवान समाज की कसौटी पर खरा, मतलब कोई देश जो है वो ज्ञानवान समाज की कसौटी पर कैसे खरा उतरता है कि नहीं उतरता है, मतलब उसका इस्तेमाल किस तरह से करता है, उपयोग किस तरह से करता है, नहीं करता है, इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं कि वह जो समाज है ज्ञान के सर्जन और उसके उचित इस्तेमाल में किस तरह का कार्य करता है। तो सर्जन का मतलब होता है निर्माण, ज्ञान के निर्माण में और उसके इस्तेमाल में किस तरह का कार्य कर रहा है वह देश। इस बात से हम उस देश का पता लगा सकते हैं कि वह देश जो है वो ज्ञानवान समाज की कसौटी पर खरा उतर रहा है कि नहीं उतर रहा है। किसी को कोई डाउट है इस पैराग्राफ में? नो मैम। अब नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ ये है हमारा, ठीक है। ज्ञानवान समाज के दो महत्वपूर्ण अवयव सामाजिक बदलाव तथा धन निर्माण से प्रेरित हैं।
अवयव का मतलब होता है, आप लोगों ने साइंस में पढ़ा होगा, एलिमेंट, ठीक है। ज्ञानवान समाज के जो दो महत्वपूर्ण एलिमेंट है वो क्या करते हैं, समाज के बदलाव में धन निर्माण से प्रेरित होते हैं। जैसे सामाजिक बदलाव कैसे कैसे आ सकता है, शिक्षा से, स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए, कृषि और शासन के क्षेत्र में, इन सभी चीजों में समाज का बदलाव आता है। शिक्षा प्राप्त करेंगे, कोई शिक्षित होगा तभी जाके समाज का बदलाव कर सकता है। अगर अच्छा स्वास्थ्य रहेगा, उसके उस इंसान की स्वास्थ्य की रक्षा होगी, तभी वो उस समाज में रह सकता है। कृषि, अगर किसी देश में कृषि व्यवस्था अच्छी नहीं है, अगर वहाँ पे अनाज नहीं है, तो वहाँ के लोग क्या खाएंगे। और तो ये सभी चीजें जो हैं वो समाज के बदलाव में क्या करती है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यही रोजगार सृजन, उच्च उत्पादकता तथा ग्रामीण समृद्धि का मार्ग प्रशस्त करेंगे। ये जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और कृषि, ये हमें क्या करते हैं, रोजगार दिलाने में काम करती हैं। उच्च उत्पादकता मतलब उत्पादक जो कृषि है, कृषि के द्वारा हम अपनी उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं। ग्रामीण गांवों में जाकर हम वहाँ पे अनेक तरह के मार्ग प्रशस्त करेंगे, जिससे वो क्या होंगे, गांव के लोग और आगे आएंगे और कार्य करेंगे, जिससे वहाँ का गांव जो क्या होगा, कुशल और समृद्ध हो जाएगा। फिर आगे लिख रहे हैं, देश के लिए धन निर्माण के कार्य को राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़कर देखा जाना चाहिए, तभी विकसित भारत के मिशन को सफल बनाया जा सकता है। और इसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए युवकों के अदम्य साहस, संकल्प शक्ति और सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता होती है। यहाँ पर देश जो है, देश के लिए धन निर्माण किस तरह से बनाया जा सकता है, राष्ट्रीय क्षमताओं से जोड़कर बनाया जा सकता है, इकट्ठा किया जा सकता है। जैसे कि विकसित भारत को, विकसित भारत हमारे जो प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, उन्होंने विकसित भारत का मिशन फैला के रखा है कि विकसित भारत को विकसित बनाना है, विकासशील नहीं बनाना है, विकसित बनाना है, ठीक है। विकासशील और विकसित दोनों में अंतर होता है। तो लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों से पूछा हुआ था, विकसित और विकासशील में क्या डिफरेंस है, कल आप लोग बताइएगा, ठीक है। यस मैम। तो यहाँ पे विकसित भारत का स्वप्न और विकसित भारत को विकसित बनाने के लिए, सफल बनाने के लिए, उसमें आने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए हमें क्या क्या करना होगा, युवकों में, युवक मतलब यहाँ पे जो यंगस्टर होते हैं, यंगस्टर को क्या करना होगा, उसमें साहस होना चाहिए, संकल्प शक्ति होनी चाहिए। संकल्प शक्ति का मतलब दृढ़ शक्ति, किसी इच्छा शक्ति, किसी कार्य को कर जाने की शक्ति होनी चाहिए। और इन सभी के सम्मिलित प्रयास की आवश्यकता है, जरूरत है, तब जाके हमारा जो भारत है वो क्या होगा, विकसित भारत बनेगा। कोई राष्ट्र अपने नागरिकों को सोचने समझने के तौर तरीकों से महान बनाता है। बहुत सारे ऐसे राष्ट्र हैं जो वो अपने नागरिकों के सोचने समझने की क्षमता के तौर पर क्या कर सकते हैं, सोचेंगे समझेंगे तब जाके और उस पर काम करेंगे, और उस पर काम करेंगे तो अपने राष्ट्र को क्या कर सकते हैं, महान बना सकते हैं। खासकर भारत की युवा पीढ़ी के सामने महान उद्देश्य होना चाहिए। छोटे छोटे लक्ष्यों से अपने आप को सीमित कर लेना गुनाह जैसा है। भारत को अगर हमें आगे बढ़ाना है तो हमारे जो युवा पीढ़ी है, यंगस्टर हैं, वो क्या करेंगे, हमारे पास एक उद्देश्य होना चाहिए, महान उद्देश्य, ऑब्जेक्ट जिसे बोल सकते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को पढ़ लिख कर कुछ बनना होगा, तो वैसे ही पढ़ लिख कर बनना है, तो बनने के लिए आपके जो लक्ष्य होने चाहिए वो छोटे नहीं होने चाहिए, आपके सोच से थोड़े बढ़कर होने चाहिए, तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, कोई अच्छा काम कर सकते हैं। अगर आप छोटा लक्ष्य रखते हैं, इसका मतलब आप क्या कर रहे हैं, यह आपके लिए गुनाह जैसा है। क्लियर है? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए। नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या है, वर्तमान शिक्षा प्रणाली छात्रों पर काम का बोझ बढ़ा रही है, किंतु यह उन्हें सपने देखने से वंचित न करे, यह उन्हें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधक ना बने। कठिन परिश्रम और लगन जीवन में खूबसूरत पैगाम लाते हैं, जो हमेशा आपको सहयोग देते रहेंगे। यहाँ पे बता रहे हैं एपीजे अब्दुल कलाम कि वर्तमान शिक्षा प्रणाली मतलब आज के समय की जो शिक्षा है, टीचिंग सिस्टम है, वो क्या कर रही है, छात्रों पर, स्टूडेंट्स पर बोझ बढ़ा रही है, किंतु यह हमें स्वप्न देखने से वंचित, मतलब वंचित का मतलब क्या होगा,
हम शायद मतलब उसको दूर रखना। दूर रखना, गुड। मतलब हमें क्या कर रही है, अपने स्वप्न देखने से दूर ना रखे, ऐसा वो कह रहे हैं। या हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए बाधक ना बने। ज्ञान प्राप्त करने के लिए मतलब जैसे कि कहा जाता है ना कि शिक्षा हमें सिर्फ किताबों से नहीं मिलती, हमारे पास के वातावरण, समाज और फिर अदर नॉलेज भी हमारे पास होना चाहिए। तो ज्ञान ज्ञान प्राप्त करना और पढ़ना वो दोनों अलग अलग चीजें। हमें ज्ञान प्राप्त करने के लिए हमारी जो आज की शिक्षा प्रणाली है वो हमारे लिए बाधक ना बने। कठिन परिश्रम और लगन से हमारा जो जीवन है वो क्या हो सकता है, खूबसूरत बन सकता है, जो हमेशा हमारे लिए सहायक सिद्ध होगा। उसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। नेक्स्ट वाला पेज में क्लिक कर दे रही हूँ बेटा, वेट करिएगा। यहाँ पे पैराग्राफ अगर आप लोग बुक ओपन करे होंगे तो देखिएगा, वहां पे लिखा गया है सन 1960 के दशक में हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम के दूरदृष्टा वैज्ञानिक प्रोफेसर विक्रम साराभाई ने एक यह सामने रखा कि भारत को अपने संचार उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रहों की रूपरेखा तैयार करने खुद विकसित करना चाहिए और भारत के प्राकृतिक संसाधनों के आकलन के लिए उन्हें भारतीय जमीन से ध्रुवीय कक्षाओं में प्रक्षेपित करना चाहिए। आज उनके सपने सच हो गए हैं। आज भारत किसी भी प्रकार की अंतरिक्ष प्रणाली के निर्माण में सक्षम है। यहाँ पे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो है वो लिख रहे हैं कि 1960 के टाइम में हमारा जो अंतरिक्ष कार्यक्रम के दौरान दूरदृष्टा जो वैज्ञानिक प्रोफेसर थे विक्रम साराभाई, उन्होंने अपने एक ध्येय में लिखा था कि भारत को अपने संचार उपग्रह और दूर संवेदी उपग्रहों की रूपरेखा क्या करनी चाहिए, तैयार करनी चाहिए। रूपरेखा का मतलब क्या होता है, सिनॉप्सिस। ठीक है, आप लोग को वॉइस आ रही है? यस मैम। यस मैम। यस मैम। यस मैम। संचार उपग्रह को क्या बोलेंगे इंग्लिश में? संचार को क्या बोलेंगे? कम्युनिकेशन सुना है आप लोगों ने? यस मैम। संचार उपग्रह को क्या बोलेंगे? बताइए। चलिए ठीक है, कल का आपका 2 क्वेश्चन है होमवर्क में। क्या क्या था? फर्स्ट वाला क्या था क्वेश्चन? फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक उपग्रह किसे बोलते हैं ये आप बताएंगे। और दूसरा विकसित और अच्छा, विकासित होता है। हाँ, विकसित और विकासशील में क्या डिफरेंस है? चलिए ठीक है, वेरी गुड। और यहाँ पे दूर संवेदी का मतलब क्या होगा, वो भी आप बताएंगे।
ठीक है, इंग्लिश मीनिंग Yes, पता होनी चाहिए ना, इस बार के टेस्ट में मैंने पूछा Yes, हुआ है ma'am. आप लोगों से। तो ये सभी चीजें हमारे क्या होना चाहिए, हमारे उपग्रह मतलब हमारा जो इसरो है वहां पर उपस्थित होना चाहिए। और जो स्वप्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सॉरी डॉक्टर विक्रम साराभाई ने देखा था और उन्होंने लिखा था, वो क्या हुआ, आज उनका ये सपना क्या हो गया, सच होगा। आज भारत किसी भी प्रकार की अंतरिक्ष प्रणाली के निर्माण में क्या है, सक्षम है। किसी भी प्रकार के अंतरिक्ष कार्य को क्या कर सकता है, भारत लॉन्च कर सकता है। ठीक है, जैसे कि मंगल ग्रह पे भेजा हुआ है, इसके बाद चांद पे गया है हमारा भारत। तो इस तरह से भारत भी हर कार्य में क्या है, आगे है। अब इसके बाद नेक्स्ट पैराग्राफ देखिए, विकसित भारत महज एक सपना नहीं, जब यह सपना सच हो जाएगा तो इसका सबसे अधिक लाभ युवाओं को होगा। विकसित भारत जो है वो एक, जैसे कि नरेंद्र मोदी ने तो एक स्वप्न देखा है, लेकिन यह क्या है, एक स्वप्न नहीं है, यह क्या है, एक हकीकत है। यह सच हो जाएगा, जिसका सबसे अत्यधिक लाभ, अगर सच हो गया तो सबसे अत्यधिक लाभ किसको होगा, युवाओं को होगा, यंगस्टर को होगा। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि इस सपने को साकार करने में शुरू से ही युवा पीढ़ी को सहयोग करना चाहिए। हमारा जो यंगस्टर है उन्हें क्या करना चाहिए, इस स्वप्न को सच करने में सहायता प्रदान करनी चाहिए। उससे अपनी शैक्षिक और पारिवारिक सीमाओं में रहते हुए अपनी शोध यात्रा के अनुरूप बेहद अनोखे अंदाज में निभा सकते हैं। यहाँ पर हम जो शिक्षा एजुकेशन प्राप्त करते हैं और पारिवारिक सीमाओं में बंधे रहते हैं, उन सभी कार्य को करते हुए हमें अपने शोध यात्रा को क्या करना चाहिए, रिसर्च। ठीक है, शोध का मतलब होता है रिसर्च। तो रिसर्च कार्य को अपने अनोखे अंदाज में निभाना चाहिए। माता पिता बच्चों की टोली में यह चिंता उमड़ती रहती है कि पढ़ाई पूरी करने के बाद कौन सा रोजगार मिलेगा। छोटी मोटी बातों से घबराए बिना जिस विषय का अध्ययन करते हैं, यदि उसमें आपका प्रदर्शन उत्कृष्ट बना रहता है तो इसमें कोई शक नहीं है कि आपकी संभावना और भविष्य जगमगाते रहेंगे। जैसे कि आप लोग के मम्मी पापा या हमारे मम्मी पापा क्या करते हैं कि हम पढ़ते रहते हैं और वो सोचते रहते हैं कि आगे जाके ये क्या पढ़ेंगे, क्या बनेंगे, क्या करेंगे, इन्हें काम मिलेगा भी नहीं कि नहीं मिलेगा, ये काम करेंगे भी कि नहीं करेंगे। तो अनेक तरह की बाधाएं आती रहती हैं और मम्मी पापा भी सोचते रहते हैं, हर तरह से फोर्स किया जाता है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए, हमें छोटी मोटी बाधाओं से घबराना नहीं चाहिए। और जिस सब्जेक्ट में हमें क्या है, इंटरेस्ट है, उस सब्जेक्ट में हमें क्या करना चाहिए, अपना अच्छा प्रदर्शन करना चाहिए। और अगर हम उस सब्जेक्ट में क्या है, अगर अच्छे से उस सब्जेक्ट को हम अच्छे से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, उस सब्जेक्ट पे हमारा कंट्रोल है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये इसमें कोई भी शक नहीं है कि हमारा भविष्य क्या है, जगमगा रहा है। जैसे कि कुछ लोगों को साइंस पसंद होता है, कुछ लोगों को मैथ्स पसंद होता है, तो 10th के बाद जाके क्या करते हैं, 11th और 11th में वो अपना सब्जेक्ट चॉइस करते हैं। उस सब्जेक्ट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, अपने आगे उसमें पढ़ाई जारी रख सकते हैं और उस सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री मिल सकती है हमें, या फिर हम इंजीनियरिंग कर सकते हैं या डॉक्टरेट कर सकते हैं। इस तरह से अनेक तरह के कोर्स होते हैं, उनमें हम कर सकते हैं और अपने सब्जेक्ट को ध्यान में रखते हुए, अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए हमें अपने कार्य को करना चाहिए। क्लियर है? यस मैम। अब देखिए नेक्स्ट एंड Yes, लास्ट ma'am. पैराग्राफ, रोजगार के अवसरों की कोई कमी नहीं, किंतु जब कोई व्यक्ति बहुत ही खासम खास चाहत रखता है और कहता है कि उसे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, तो काफी दिक्कत आती है। यदि आप उद्यमशीलता, डिजाइन, उद्योग, अपने नए विचारों के साथ कृषि कार्य करने, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्पाद बनाने के बारे में सोच सकते हैं, तो युवा पीढ़ी के सामने अनंत संभावनाएं हैं। भावी युवा पीढ़ी के लिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि वे ज्ञान और शारीरिक सहयोग के हथियार का उपयोग करते हुए सभी क्षेत्रों में सहयोग करने का मन बना ले। यहाँ पे बता रहे हैं कि जो युवा पीढ़ी है वो रोजगार के लिए, यहाँ पर रोजगार के लिए रोजगार तो खोजते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर रोजगार की कोई कमी नहीं है। किंतु हर व्यक्ति क्या खोज चाहता है, अपने कोई खास चाहत रखता है कि उसे सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए। तो सरकारी नौकरी चाहिए तो उसे काफी दिक्कत आती है, क्योंकि सरकारी नौकरी मिल पाना आज के समय में भगवान के मिलने जैसा है, हर किसी को नहीं मिलता है। तो ये हमें क्या करना चाहिए, हमें अपने
कार्य में कार्यरत रहना चाहिए, जैसे डिजाइनिंग और फिर उद्योग का कार्य हो गया। ठीक है। और अपने नए विचार को कृषि कार्य में, सूचना प्रौद्योगिकी में, इन सभी चीजों में क्या करना चाहिए, समावेश करना चाहिए। और जिससे हमें क्या होगा, एक अच्छी जॉब मिल जाएगी, जॉब अपॉर्चुनिटी हमारे पास रहेगी। और अपने ज्ञान और शारीरिक सहयोग के जरिए अपने ज्ञान का और अपने शारीरिक सहयोग का एक उपयोग हमें क्या करना, कैसे करना चाहिए, हथियार के रूप में करना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पे लिख रहे हैं, एक विकसित राष्ट्र का बहुत ही महत्वपूर्ण पैमाना है उसका साक्षर स्तर। 100 करोड़ लोगों को शिक्षित करना कोई खेल नहीं, यह लक्ष्य अपने सभी युवकों के सहयोग से ही प्राप्त किया जा सकता है। आपसे ऐसे बहुत से खुशनसीब हैं जो अच्छे स्कूल में पढ़कर स्तरीय शिक्षा ले रहे हैं, किंतु बहुत से आपके भाई बहनों को यह नसीब नहीं, खासकर जो आपके आसपास के गांव में रहते हैं। यहाँ पर एपीजे अब्दुल कलाम लिख रहे हैं कि विकसित राष्ट्र का स्वप्न एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है, और जिसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सभी को शिक्षित करना। साक्षर का मतलब होता है शिक्षित, शिक्षित करना। ठीक है, तो सबको शिक्षित करना। अब ये तो जरूरी नहीं है कि सभी शिक्षित हो। यहाँ पर हमारी जो देश की आबादी है, यहाँ पे 100 करोड़ बताया है, लेकिन 130 करोड़ है, तो 130 करोड़ जनता को शिक्षित करना यह सबसे कठिन कार्य है। ठीक है, तो यह कार्य युवकों के सहयोग से क्या हो सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। हम तो बहुत खुशनसीब हैं कि हम स्कूल में जाकर पढ़ रहे हैं, आप सभी स्कूल में जाकर पढ़ रहे हैं, आप भी बहुत खुशनसीब हैं। लेकिन हमारे आसपास में बहुत से ऐसे बच्चे हैं, या फिर हमारे गांव में रहने वाले बहुत से ऐसे लोग हैं, बच्चे हैं, जो क्या करते हैं, गांव में रहते हैं लेकिन वो शिक्षित नहीं होते हैं। आपने बहुत से ऐसे बच्चों को देखा होगा, देखा है कि नहीं देखा है? मैम देखा है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख रहे हैं, एक विकसित राष्ट्र की पहचान है कि उसमें अमीर गरीब के भेद दृढ़ता पूर्वक मिटा दिए जाएं। इसका एक तरीका यह है कि आपका स्कूल आपके पड़ोस के एक गांव को अपना ले और अपने प्रत्येक छुट्टियों के दिन उस गांव में जाए और कम से कम 2 लोगों को साक्षर बनाने में सहयोग देकर ज्ञान का दीपक जलाए। यहाँ पर विकसित राष्ट्र जो है, उसे उसका स्वप्न कैसे पूरा किया जा सकता है कि अमीर गरीब का भेदभाव हमें पूर्ण रूप से मिटा देंगे। अगर पूर्ण रूप से मिटा देंगे तभी हम क्या कर पाएंगे, एक विकसित राष्ट्र का स्वप्न पूर्ण कर पाएंगे। जिसमें सबसे अच्छा तरीका यहाँ पे बताया गया है कि स्कूल, आपका जो स्कूल है, आपके एक पड़ोस का गांव, मतलब आपके गांव के स्कूल के आसपास का जो गांव है, उसको क्या कर ले, वो अपना ले और छुट्टियों के दिनों में उस गांव में जाए और कम से कम वहां के 2 लोगों को साक्षर मतलब शिक्षित बनाकर आए, और वहां पर उनके मन में शिक्षा का दीपक जला के आए, मन में नहीं, उन्हें शिक्षित करके आए। ठीक है, इसके साथ ही बच्चे अपने विद्यालय परिसर या घर में 10 पौधे लगा सकते हैं। बच्चों के लिए बताया गया है कि वह अपने घर के आसपास जहां भी खाली जगह मिले, कि आपको लगे कि हाँ यहाँ पे पेड़ पौधे लगा देना चाहिए, वहां पर आप क्या करें, 10-15 पौधे लगा दें। ये जरूरी नहीं है कि 10 ही 15 पौधे लगाएं, बहुत सारे पौधे लगा सकते हैं, जो आज से कुछ सालों के बाद हम सभी हरे भरे परिवेश में काम कर सकेंगे। आज के समय में पेड़ों की कटाई और छटाई बहुत ज्यादा मात्रा में हो रही है, तो आप सभी देख रहे होंगे कि गर्मी बहुत बढ़ती जा रही है। इस वजह से यहाँ पे बताया गया है कि अगर हम उन पेड़ों को आज लगाते हैं, तो आज से कुछ सालों के बाद वह पेड़ हमारे आसपास जो है वो हरे भरे दिखेंगे और हमें क्या करेंगे, शीतलता प्रदान करेंगे, छाया देंगे, फल वाले पेड़ होंगे तो फल प्रदान करेंगे, जिससे हमारे अंदर सृजनात्मक सोच और सक्रियता पनपेगी। जब हम किसी कार्य को अच्छे से करेंगे और हमारे हमारे आसपास हरा भरा परिवेश रहेगा, तो हमारे अंदर क्या रहेगा, सृजन करने की क्षमता। सृजन करने की क्षमता मतलब किसी कार्य को बनाने की क्षमता होगी, और हमारी जो सोच होगी वो सक्रिय रहेगी, सक्रिय, हमारे कार्य में सक्रियता रहेगी। छात्र बुजुर्गों, बीमारों और विशेष आवश्यकता वाले लोगों की देखभाल कर सकते हैं। यहाँ पे छात्रों के बारे में बताया गया है कि छात्र क्या क्या कर सकते हैं। ऐसे भद्र व्यवहार से विकास के लिए अनुकूल और शांतिपूर्ण माहौल तैयार हो सकेगा, तो निष्ठापूर्ण कार्य हो सकेंगे और 100% सफलता मिलेगी। यहाँ पे जो हमारे जो इस तरह के कार्य हैं, वो सराहनीय कार्य अगर हम करेंगे, तो हमारा जो आसपास का माहौल है वो कैसा रहेगा, शांतिपूर्ण माहौल रहेगा और
मैम आपकी वॉइस नहीं आ रही है। अपने अंदर दृढ़ इच्छा शक्ति को स्टेप बाय स्टेप अपने कार्य को करते रहता है। उस इंसान तक खुद चलकर जाता है जिसमें अदम्य उत्साह और कभी ना पस्त होने वाली हिम्मत होती है। हमारा, हम जो कहते हैं कि हमारा नसीब है, नसीब वैसा है वैसा है, तो हमारा नसीब, जो नसीब है उस इंसान तक खुद चलकर जाता है जिसमें कुछ कर जाने का अदम्य, अदम्य का मतलब होता है जिसका दमन ना हो सके, मतलब जिसे खत्म ना किया जा सके। तो अदम्य उत्साह होता है और जो कभी किसी से भी परास्त नहीं हो सकता, मतलब हार नहीं सकता किसी भी स्थिति में अपना। उसके पास नसीब जो है वो खुद चलकर जाता है और दर्द उस व्यक्ति तक अपने आप पहुंच जाता है। तो ये आज आपका चैप्टर हो गया है। कोई डाउट है आप लोगों को? नो मैम। नो मैम। कल मैं आप लोगों को सेंड कर दूंगी, ठीक है? यस मैम। मैम। Okay, have a good day.